बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे और रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। पिछले लेक्चर में हमने परिस्तान की शहज़ादी का पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम इसी सबक का पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो आइए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। मीर साहब की बीवी के इसरार पर सैयदानी भी परिस्तान की सैर का हाल बयान करती हैं। सैयदानी, वो किस्सा याद आता है तो कलेजे पर सांप लौटने लगता है। परिस्तान की शहजादी जिसके जोड़े टांकने गई थी, बहुत सर हुई। कलेजे पर सांप लौटना, रश्क से बेकरार होना। कलेजे पर सांप लौटना, रश्क से बेकरार होना। बहुत सर हुई यानी उसने बहुत इसरार किया, बहुत ज़िद की। दूसरी परियों ने भी मिन्नतें की कि सैयदानी अम्मा यहीं रह जाओ, दुनिया में अब तुम्हारा कौन है, मगर मैंने एक ना मानी। मुझ बदनसीब को तो अपने जैसे इंसानों की बेमुरव्वतियाँ देखनी थीं। मिन्नतें की, इल्तजाएं की, मिन्नतें की, इल्तजाएं की, बेमुरव्वतियाँ यानी मोहब्बत ना देखना। परिस्तान में क्यों बसती, वो तो अल्लाह ने तुम्हारे दिल में रहम डाल दिया, जो घोर घड़े का ठिकाना हो गया। वो मीर साहब की बीवी से मुखातिब हैं और उसे कह रही हैं कि अल्लाह ताला ने आपके दिल में रहम डाल दिया, जो आपने मुझे अपने पास रहने के लिए जगह दी। घोर घड़े का ठिकाना होना, कब्र के लिए जगह मिलना। घोर घड़े का ठिकाना, कब्र के लिए जगह, वरना तेरे मेरे दरों की ठोकरें खाती फिरती। कहती हैं कि अगर आप मुझे पनाह ना देती, अपने घर में ना रखती, तो फिर मुझे दर दर की ठोकरें खाना पड़ती। तेरे मेरे दरों की, दर दर की ठोकरें खाना। मीर साहिब की बीवी सैयदानी भी सब अल्लाह के हाथ में है। बंदे में क्या ताकत है कि भूखे को दे या पेट भरे से छीने। हर एक अपनी तकदीर का खाता है, अपनी तकदीर का खाता है, अपनी किस्मत का खाता है। हमारी क्या असल कि किसी के साथ सलूक करें, असल हकीकत। वो ज़बरदस्ती हमसे तुम्हारी खिदमत करा रहा है। यानी सैयदानी भी से मीर साहब की बीवी कहती हैं कि हमारी इसमें कोई हकीकत नहीं है कि हम तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करते हैं या तुम्हें अपने घर में रखा हुआ है। ये अल्लाह ताला की कुदरत से होता है और उसकी मर्ज़ी से सब कुछ होता है। वो अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करवाता है अपने बंदों से। सैयदानी, खैर अब तुमको अपनी बीती कहानी सुनाऊं। अपनी बीती यानी अपनी ज़िंदगी की कहानी। बेगम, ये वो दिन थे कि नवाब आज़मुद्दौला बहादुर की अकलौती बेटी के ब्याह की तैयारी हो रही थी। अकलौती, अकेली, तन्हा यानी वाहद उनकी एक बेटी थी। मारा मारा जोड़े सिल रहे थे। अव्वल अव्वल तो मुझे रात दिन वहीं रहना पड़ा। मारा मारा यानी जल्दी जल्दी, ज़ोरों शोर से, ज़ोरों शोर से जोड़े सिल रहे थे, जल्दी जल्दी जोड़े सिल रहे थे। कहती हैं अव्वल अव्वल तो मुझे रात दिन वहीं रहना पड़ा। काम हल्का हो गया तो दिन को चली जाती और शाम को अपने घर चली जाती। हल्का हो गया, कम हो गया, यानी काम जब थोड़ा कम हुआ तो फिर मैं सारा दिन उधर गुजारती और शाम को अपने घर चली जाती। एक रोज़ जैसे बच्चे मकतब से भागते हैं, मेरा भी जी जाने को जी नहीं चाहा और कई जगह से बुलावे आए, ना गई। मकतब, मदरसा, बुलावे, पैगामात। शायद जुमा था, कितने ही दिन नहाए को हो गए थे। खूब नहाई, शाम हो गई। बोनट पुलाव मुझे खूब भाता है। बोनट पुलाव, हरे चने का पुलाव। बोनट पुलाव, हरे चने का पुलाव भाता है, अच्छा लगता है, खूब भाता है, बहुत अच्छा लगता है। मामा से बोनट पुलाव पकवाया।
मामा कहते हैं मुलाजमा को। थकी थकाई लेटी थी, इतने में झुटपुटा हो गया। झुटपुटा गुरूब आफताब का वक्त। झुटपुटा हो गया, गुरूब आफताब का वक्त हो गया। पलाव दम पर था कि बाहर से किसी ने आवाज़ दी, सैयदानी भी को सरकार ने याद किया है। पीनस भेजी है, जिस तरह बैठी हो इसी तरह फौरन चली आओ। पीनस डोली। पीनस कहते हैं डोली को। मैं बड़े नखरों से जाया करती थी, नखरों से नाज से जाया करती थी। ऐसे बेवक्त और अपने भाउन की पकवाई हुई चीज़ छोड़कर खड़े हो जाना मेरी आदत के बिल्कुल खिलाफ था। भाउन मर्जी की, भाउन की पकवाई अपनी मर्जी की, अपनी पसंदीदा चीज़ पकी हुई छोड़कर जाना मेरी आदत के खिलाफ था। लेकिन होने वाली बात मैंने ज़रा इनकार ना किया और जैसे बैठी थी सफ़ेद चादर सर पर डाल सवार हो गई। नवाब साहिब का महल मेरे घर से कोई 2 आने डोली होगा। 2 आने डोली होगा यानी उसका किराया जो था वो डोली का 2 आने था। यानी नवाब साहब के महल तक जाने के लिए डोली का जो किराया था वो 2 आने था। काजीवाड़ी से निकले और खानम का बाज़ार आया। ये काजीवाड़ा जो है ये एक मोहल्ले का नाम है। काजीवाड़ा मोहल्ले का नाम। पहले तो मुझे ख़्याल ख्याल ना हुआ, जब बहुत देर हो गई और हटो बच्चों की आवाज़ ना आई, यानी हटो बच्चों की आवाज़ ना आना, मुकम्मल खामोशी होना, आवाज़ ना आई, बाज़ार के चिराग भी झलकते हुए दिखाई ना दिए तो पर्दे की झरी खोली। पर्दे की झरी खोली, पर्दे की दर्ज से देखा, पर्दे की दर्ज खोली। अब जो देखती हूँ तो जंगल साएं साएं कर रहा है। साएं साएं करना, मुकम्मल खामोशी होना। और पीनस को जैसे पहिए लगे हों। साएं साएं करना, मुकम्मल खामोशी होना और पीनस को जैसे पहिए लगे हों, यानी वो बहुत तेज़ रफ्तारी से चल रही थी, उड़ी चली जा रही है। कलेजा धक से हो गया, यानी खौफजदा हो जाना। कलेजा धक से होना, खौफजदा हो जाना। बदन में सनसनियाँ आने लगीं, यानी जिस्म का सुन हो जाना। हाथ पाँव ठंडे पड़ गए। ये क्या गज़ब हुआ, ये क्या जुल्म हुआ। ये मुए कहार कहाँ लिए जाते हैं। मुए मुर्दार, मुए का क्या मतलब है, मुर्दार। कहार, कहार कहते हैं डोली उठाने वाले को, कहार डोली उठाने वाले। कहाँ लिए जाते हैं, इस जंगल में कौन सी सरकार है। लेकिन मरता क्या न करता। दिल कड़ा करके मैंने अपनी आवाज़ निकाली और पूछा, दिल कड़ा करके, हौसला करके, हौसला करके मैंने पूछा, ए कमबख्तो, मुँह से तो फूटो, मुझे कहाँ ले जाओगे। अरे वो तुम्हारी कौन सी सत्यानाशी सरकार है। कमबख्तो, बुरी किस्मत वालों, मुँह से फूटो, मुँह से बोलो कि मुझे कहाँ लिए जा रहे हो और वो तुम्हारी कौन सी सत्यानाशी सरकार है। सत्यानाशी, बर्बाद होने वाली। हंसते हुए किसी ने जवाब दिया, सैयदानी भी, खफा क्यों होती हो, खफा क्यों होती हो, नाराज़ क्यों होती हो। बादशाह सलामत ने बुलाया है। कोई दम में महल्लात दिखाई देते हैं, कोई दम में, थोड़ी देर में महल्लात दिखाई देते हैं। ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पालकी के पास बोल रहा हो। मुंह निकालकर जो देखा तो बेगम क्या कहूँ, एक बेचाक की शक्ल का आदमी था। बेचाक की शक्ल का, बेढंगी शक्ल का आदमी था। बकरे का सा मुंह, घोड़े की सी टांगें और पालकी आप ही आप चली जाती थी। ना कहार थे ना कहारियाँ, यानी ना डोली उठाने वाले थे और ना डोली उठाने वालियाँ। अब तो डर के मारे मेरा दम घुटने लगा। दम घुटना, सांस रुकना। आंखें बंद कर लीं और कलमा पढ़ने लगी।
ढेर होकर रह गई, ढेर होकर रह गई, हिम्मत हार देना, ढेर होकर रह जाना, हिम्मत हार देना। मिनट 2 मिनट के बाद फिर हिम्मत की कि अव्वल मरना आखिर मरना, फिर मरने से क्या डरना। और ललकार कर बोली, ललकार कर बोलना यानी सख्त आवाज़ में बोलना, अरे जवां मर्ग तू कौन है, जिन या भूत। जवां मर्ग जवानी में मरने वाला। याद रख मैं सैयदानी हूँ, मुझको पता नहीं तू जलकर राख हो जाए, मुझको पता नहीं तू जलकर राख हो जाएगा, भला चाहता है तो मुझे यहीं उतार दे। उसने कहा, सैयदानी भी घबराओ नहीं, हम और हमारा बादशाह सैयदों को बहुत मानते हैं, खातिर जमा रखो यानी तसल्ली रखो, खातिर जमा रखो तसल्ली रखो, कोई तकलीफ नहीं होगी, हमारी शहजादी की शादी है, कपड़े सीकर चली आना, जितना मांगोगी इनाम मिलेगा। लो देखो वो सामने हमारे बादशाह का महल है। बड़ी मुश्किल से डरते डरते आंखें फाड़कर देखा तो वाकई पालकी एक आलीशान दरवाजे पर रखी थी। आंखें फाड़कर देखना, गौर से देखना। आलीशान, शानदार। रोशनी ऐसी थी कि दिन मालूम होता था, सुई गिर पड़े तो उठा लो, और मज़ा ये कि सूरज भी ना था, ना फानूस, फानूस कंदील कहीं नज़र आते थे, ना लालटेन। फानूस कंदील, चौबदार बारीदार मर्द हैं इधर के उधर, उधर के इधर दौड़ रहे थे। चौबदार पहरेदार, बारीदार दरबान, ये भी पहरेदार है। चोब कहते हैं लकड़ी को, और चौबदार कहते हैं लाठी उठाए हुए पहरेदार, जिन्होंने हाथ में लाठी पकड़ी होती है उसे चौबदार कहते हैं, यानी पहरेदार। बारीदार ये भी पहरेदारों को कहते हैं जो दरबान होते हैं। आसमान पर से अजब अजब तरह के बाजों की आवाज़ें आ रही थीं। ये तमाशा देखकर मैं सारी मुसीबत भूल गई। मैं हैरान थी कि ये किस बादशाह का महल है। ये गहमा गहमी तो हमारे बादशाह के यहाँ भी नहीं होती। गहमा गहमी, रौनक। किस्से कहानियों में जैसी परियों का जिक्र सुना है, ऐसी एक परी शानों पर बाल बिखराए हुए, बाजुओं पर मेरे पास आई और महीन आवाज़ में बोली, सैयदा ने भी बड़ी राह दिखाई, हमारे बादशाह और बादशाह बेगम कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, आओ चलो मैं तुमको महल के अंदर ले चलूं। शानों पर, कंधों पर। महीन, बारीक बारीक यानी पतली और बारीक आवाज़ में बोली, सैयदा ने भी हमने यानी बहुत ज़्यादा तुम्हारा इंतज़ार किया है, बड़ी राह दिखाई है, तो चलो मैं तुम्हें बादशाह बेगम और बादशाह से मिलवाती हूँ। मैं पालकी से उतरी और चादर को अच्छी तरह ओढ़ इस परी के साथ साथ चली। क्या कहूँ, अंदर क्या बहार थी। हजारों परियां गोरे गोरे रंग, बूटा सा कद, जर्क बर्क कपड़े, हंसती चुहले करती आहली गहली फिर रही थी। बूटा सा कद, लंबा कद, जर्क बर्क कपड़े, चमकदार कपड़े, चोहले करती, शरारतें करती, आहली गहली, नाजो अंदाज से फिरना, आहली गहली फिर रही थी, नाजो अंदाज से फिर रही थी। चमन ऐसा कि ना देखा ना सुना, चमन बाग ऐसा कि ना देखा ना सुना। हर दरख्त का तना चांदी का, सोने की शाखें, जुमुर्रत के पत्ते, फलों की जगह कहीं लाल लटक रहे थे, कहीं नीलम, कहीं पुखराज। फूलों पर ये आलम था कि जैसे हीरे चमक रहे हों। कलियां थीं कि सुराहीदार मोती, खुशबू से दिमाग महका जाता था। ज़मुर्रद कहते हैं सब्ज रंग के कीमती पत्थर को।
सैयदानी भी बयान करती हैं, वहाँ के का नक्शा बयान करती हैं कि वहाँ जो दरख्त थे उनके तने जो थे चांदी के और सोने की उनके शाखें थीं, जिनके ऊपर ज़मरुद के यानी सुर्ख रंग के कीमती मोती जो है उनके पत्ते लगे हुए थे, और फलों की जगह कहीं लाल लटक रहे थे। लाल भी कहते हैं सुर्ख रंग के कीमती पत्थर को। नीलम, कहीं नीलम, नीलम भी नीले रंग के कीमती पत्थर को कहते हैं, और पुखराज भी जर्द रंग के कीमती मोती को कहते हैं। और फिर वो बयान करती हैं कि फूलों का ये आलम था, फूलों की ये हालत थी कि जैसे हीरे चमक रहे हों। कलियां थीं कि सुराहीदार मोती, सुराही कहते हैं पानी रखने वाले बर्तन को। खुशबू से दिमाग महका जाता था, यानी दिमाग का पुरसकून होना, दिमाग महका जाना, दिमाग पुरसकून होना। हौज़ों का पानी अल्लाह अल्लाह चांदी के वर्क बिखरे हुए मालूम होते थे। फव्वारों में से मोतियों की बुछाड़ हो रही थी। हौज़ तालाब कहती हैं, जो तालाबों का पानी था यूं लगता था जैसे चांदी के वर्क बिखरे हों, और जो फव्वारे थे उनमें से यूं महसूस होता था जैसे मोतियों की बुछाड़ हो रही हो, बुछाड़ हो रही हो, बारिश हो रही हो। चलते चलते एक बारादरी में पहुँचे। बारादरी 12 दरवाज़ों का हवादार कमरा, बारादरी कहते हैं 12 दरवाज़ों के हवादार कमरे को। एक बारादरी में पहुँचे। बारादरी की सजावट क्या बयान करूँ? सजावट, खूबसूरती या सजाना। कले के दरबार भी देखे हम, मगर उस जैसा समा आज तक नज़र से नहीं गुजरा। समा, मंजर, आज तक नज़र से नहीं गुजरा। सैकड़ों सुर्ख, सब्ज, नीली, जर्द, ऊदी, सफ़ेद कुर्सियाँ बिछी हुई थीं। ऊदी कहते हैं मटियाली, यानी मिट्टी के रंग की, मटियाली रंग की। रंग बिरंग के बलोर, रंग बिरंग के बिलोर की थी या किसी और चीज़ की, ऐसी शफाफ के आर पार निगाह गुजर जाती थी, और उन पर हसीन हसीन परीजात जगमगाते लिबास पहने बड़े ठुस्से से बैठे थे। वो सैयदानी भी बयान करती हैं कि शीशे की, बिलोर की, शीशे की, रंग बिरंग के शीशे की कुर्सियाँ थीं, और ऐसी शफाफ थीं, ऐसी साफ सुथरी थीं कि आर पार निगाह गुजर जाती थी, आर पार दोनों तरफ निगाह गुजर जाती थी, और उन पर हसीन हसीन परीजाद यानी परियों की औलाद, परीजाद परियों की औलाद, जगमगाते चमकदार, चमकते धमकते लिबास पहने बड़े ठुस्से से, बड़े रोब से बैठे थे। बीच में एक नमगीरे के नीचे एक बड़े याकूत के तख्त पर, जिसमें हीरे और पन्ने की पच्चीकारी का काम था, बादशाह और बादशाह बेगम अजीब शान से बैठे हुए थे। कहते हैं, सैयदानी भी कहती है कि उनके दरमियान, बीच में, उनके दरमियान में, नमगीरे के नीचे एक साइबान के नीचे, नमगीरा कहते हैं शामियाने को, शामियाने के नीचे एक बड़े याकूत के तख्त पर, याकूत ये भी एक कीमती पत्थर होता है, सुर्ख रंग का कीमती पत्थर, तख्त पर जिसमें हीरे और पन्ने, हीरे और पन्ने, पन्ना भी कहते हैं कीमती पत्थर को, कि पच्चीकारी का काम किया गया था। नक्शो निगार बने हुए थे, पच्चीकारी नक्शो निगार बने हुए थे, जिस पर बादशाह और बादशाह बेगम अजीब शान से यानी बड़े शानदार अंदाज से बैठे हुए थे। बादशाह बेगम के पहलू में एक लड़की कोई 14-15 वर्ष की, पहलू में 7 यानी बादशाह बेगम के 7 कोई एक लड़की जिसकी उम्र 14-15 वर्ष थी। चेहरा जैसे 14वीं रात का चांद, यानी बहुत चमक रहा था उसका चेहरा, 14वीं रात का चांद, बहुत चमकदार। जुल्फें खुली हुई, कई रंग के पर, और पर ऐसे चमकदार कि आंखें नहीं ठहरती थीं। सर पर नीम ताज रखे बैठी थी, और तीनों की पोशाकें एक रंग की हों तो बताऊं। नीम ताज, नीम ताज यानी आधा ताज, नीम कहते हैं आधे को, आधा ताज पहने हुए,
بیٹھی ہوئی تھی اور تینوں کی پوشاک لباس یعنی تینوں کے لباس ایک رنگ کے ہوں تو بتاؤں، گھڑی میں 4 رنگ بدلتی تھی، یعنی ان تینوں کے جو لباس تھے وہ کئی رنگ بدلتے تھے۔ جی تو طلباء، ہمارا آج کا سبق یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ اسی سبق کے پارٹ 3 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔